Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं. अब इसको भी आप अपने हिसाब से करो, पहले थोड़ा पॉज करके वीडियो को देखो. तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अनटचेबिलिटी, अगर फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में. फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ा तो मतलब आप पॉलिटी छोड़ दिया आपने, है ना. फंडामेंटल राइट्स आता है आर्टिकल किस में, 17 में. आर्टिकल 17 में अगर आता है, अब इसमें एकदम ही सिंपल है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इक्वालिटी. अब हमें पता है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है वो किस ग्रुप में आता है, राइट टू इक्वालिटी ग्रुप में आता है ना. आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी वाले में आता है. फिर 19 से आपका 22 आता है एक्सप्लॉयटेशन वाले में, है ना. तो ये आता है एक्सप्लॉयटेशन वाले में. आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, थॉट, वो सब आता है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में आता है. अब आपको पता है आर्टिकल 17 है. आर्टिकल 17 किस में आ रहा है, 14 से 18. तो ये तो डायरेक्ट सही हो गया, राइट टू इक्वालिटी, है ना. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. आप फिर से पॉज करिए. अब देखते हैं इसमें क्या है. इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंजॉइंड बाय. जो जुडिशरी का सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से, कि भाई जुडिशरी के फंक्शंस जो हैं वो अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव के अलग होंगे. ठीक है, सेपरेशन है ना जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से. इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, साथ में काम तो करती नहीं है. ठीक है, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है. ठीक है, ऐसा पूछ रहा है कि कहाँ दिया हुआ है, मतलब किस से रिलेटेड है. ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया गया है. अब आप अगर ऑप्शन पढ़ते हैं हम, चलो. प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में दिया हुआ है. डीपीएसपी में दिया हुआ है. 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कि कन्वेंशनल प्रैक्टिस है. तो ये ऑप्शन तो आप ऐसे हटा सकते हो कि ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस है. कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो नहीं है, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि जो जुडिशरी होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से. अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं. जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे नहीं हटा सकते. वो किसी के प्लेजर पे काम नहीं करता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है. पहले 50 लोग या 100 लोग लोकसभा में साइन करेंगे रिजोल्यूशन, या 50 राज्यसभा में करेंगे. फिर स्पीकर के पास जाता है, फिर स्पीकर उसको अप्रूव करे, फिर कमेटी सेटअप होती है. तो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है. ऐसे ही आप नहीं हटा सकते किसी जज को. तो ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए, सेपरेशन इंश्योर करने के लिए कि भाई जुडिशरी अच्छे से काम करे, है ना. तो कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो नहीं है, तो ये हो गया गलत. 7th शेड्यूल में क्या है, 7th शेड्यूल अगर आपने शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो 7th शेड्यूल में बेसिकली सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाता है कि सेंटर के पास ये सब्जेक्ट्स हैं. सेंटर स्पेस पे रूल बना सकता है, ठीक है. स्टेट स्पेस पे बना सकता है, दोनों स्पेस पे बना सकते हैं. तो इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि जुडिशरी का सेपरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसमें. ठीक है, तो ये हो गया गलत. अब देखो डीपीएसपी में है कि नहीं है. देखो कुछ कुछ चीज़ें पॉलिटी में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, और आपका ये डीपीएसपी हो गया. ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करता है, ये सब बेसिक्स हैं. ये आपको तो पढ़ने ही पढ़ने हैं बाय हार्ट कि कैसे काम करता है, समझना है. और रटनी क्वेश्चन में करना, समझना है इसको कैसे काम करता है. ठीक है, तो डीपीएसपी अगर आपने पढ़ा है उसमें डिवाइडेड रहती है. सोशलिस्टिक है, गांधीयन प्रिंसिपल है, फिर लिबरल प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है. ठीक है, तो एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि क्या है डीपीएसपी में वो आर्टिकल्स. ठीक है, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आर्टिकल 50 इट टॉक्स अबाउट कि स्टेट जो है ये इस बारे में बात करता है कि जो स्टेट है वो इंश्योर करेगा कि जो जुडिशरी है वो और एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट हों. ठीक है, इट विल इंश्योर टू मेक एफर्ट्स टू डू द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ अगर है तो. हाँ, तो आर्टिकल ये बोलता है कि ये ऐसे ही दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में आर्टिकल कि टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट. दिस इज आर्टिकल 50. इट इज कॉल्ड आर्टिकल 50. ठीक है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है. तो वहाँ से ये हो जाता है अपना डीपीएसपी सही. ठीक है, प्रीएम्बल में देखो है क्या, प्रीएम्बल में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है. मान लो आपको नहीं पता डीपीएसपी में है कि नहीं. ठीक है, तो लेट से प्रीएम्बल भी देख लेते हैं एक ऑप्शन. प्रीएम्बल में क्या है, प्रीएम्बल क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. पूरा आपको बाय हार्ट ये रटा होना चाहिए प्रीएम्बल. ठीक है,
कि क्या है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व, ये सब बोलता है ना, सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद उसमें आता है नीचे 3, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, फ्रीडम एक्सप्रेशन, ये सब आता है ना। फिर इक्वालिटी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल। उसके बाद फ्रैटर्निटी वाला आता है, फ्रैटर्निटी फ्रॉम द डिग्निटी, फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। फिर नीचे आता है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी अडॉप्ट 26 डे ऑफ नवंबर 1949 ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद है ना अडॉप्ट इन एक्ट, फिर ऐसे आता है पूरा। तो उसमें कहीं जुडिशरी की बात हुआ है नहीं, वहाँ पे बस ये बात हुआ है कि भाई जस्टिस हमको डिलीवर करना है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो जुडिशरी कर सकता है। बट ऐसा तो कहीं बात हुआ नहीं कि भाई सेपरेट करो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ प्रीएम्बल में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है DPSP। अगर आप इन तीनों को मान लो नहीं मालूम है और एलिमिनेट कर पा रहे हो तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, DPSP। फिर आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ये वाला पॉज करो, देखो इसमें बोल रहा है अलॉन्ग द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है, इन विच इंक्लूड्स द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द aforesaid डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज़ मैंडेटेड बाय। अब ये देखो बजट, ये बोल रहा है कि जब बजट फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं तो उसके साथ और भी स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। उसमें से एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट किस किस डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि ये प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने अपने इकोनॉमी के कोर्स में ये डिस्कस किया हुआ है कि FRBM एक्ट हमने पूरा डिस्कस किया था कि FRBM एक्ट क्या होता है, ठीक है। तो उसमें ये स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट है कि ये FRBM एक्ट का पार्ट है ये तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसमें है, वहाँ से आप ये क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला ऑप्शन, फिर भी देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। क्या ये एक कन्वेंशन है? कन्वेंशन नहीं, ऑब्वियसली बजट में बोला गया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बजट में दी हुई है आर्टिकल 112 में, है ना, तो वो ऑब्वियसली इसका पार्ट है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 110 इज रिलेट्स टू द मनी बिल, ठीक है, और आर्टिकल 112 भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है कि ये बजट में है। बट इसमें क्या पूछ रहा है कि अफोर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। कहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है, कहाँ ये चीज़ दी हुई है, तो वो FRBM एक्ट में दी हुई है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है FRBM एक्ट, ठीक है। तो FRBM एक्ट में बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये हमने अपने इकोनॉमिक कोर्स में कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट एक है, ठीक है, एक है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट और एक है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो ये जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये आप पढ़ते ही हो, जनरली इकोनॉमी पढ़ते हो तो ये आप पढ़ते ही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ईजी है वाला, ठीक है। अब देखो, अब ये स्टेटमेंट्स में अब एक बार इन्होंने ये पूछ लिया कि कौन सी स्टेटमेंट है, अगली बार ये पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट का रोल क्या है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। इसमें जितने भी ये ऑप्शंस हैं ना, आर्टिकल 112, 110, 113, ये आप पढ़ के जाना कि आर्टिकल 113 क्या बोलता है, 112 क्या बोलता है, 110 क्या बोलता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, हो सकता है अगली बार आर्टिकल 113 पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या करता है, बेसिकली FRBM एक्ट का क्या रोल होता है कि ये ना डेफिसिट को डेफिसिट का टारगेट सेट करता है कि भाई फिजिकल डेफिसिट हमारा 3% होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ गई तो 0.5% का डेविएशन इसमें ऐड किया गया है, एस्केप क्लॉज बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट को हमको 0% करना है, ये सब है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एलिमिनेट कर दिया गया है, प्राइमरी डेफिसिट को 0 करना है, ठीक है। तो ये सब इसमें टारगेट है, कितने कितने साल में कितना कितना टारगेट है, ये सब FRBM एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स में ये सब का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक, उसमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक में मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ पे फोकस होता है, जैसे GDP ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, है ना, फिजिकल बैलेंस कैसे हम एलिमिनेट करें, मतलब फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं, ये आप पढ़ना आराम से इसको PDF को डाउनलोड करके, ठीक है। हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ बाय डेफिनेशन इज़ ठीक है। अब देखो ये ना NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन है। NCERT जो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ से क्वेश्चन है। अब इसमें वहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो तो वहीं पे ये चीज़ मेंशन हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमको पता है कि क्या करता है, लिमिट करता है पावर्स को, ठीक है। कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि वो डिफाइन करता है कि ये पावर ये है, ये पावर ये है, और उसी ही लिमिट में जो है वो गवर्नमेंट हमारी काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद भी हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर।
पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, और लिमिटेड गवर्नमेंट, ये 4 ऑप्शन है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है नहीं है, इंडिया में तो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पॉपुलर गवर्नमेंट, क्या बहुत ही पॉपुलर वाली जो गवर्नमेंट होती है वो होती कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट? नहीं, वो नहीं होती है। यहाँ पे तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया, पॉपुलैरिटी हो सकता है कांग्रेस की हो, बट वोट सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिल रहा है, ठीक है, तो बीजेपी पावर में है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट वो है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या, गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट बाय द लेजिस्लेचर तो होती ही नहीं है ना, लेजिस्लेचर थोड़ी गवर्नमेंट बनाती है ना, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, इट इज़ द लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिमिट करता है गवर्नमेंट को, लिमिट करता है, लिमिट सेट करता है गवर्नमेंट पे, और वही जो लिमिट होती है उसी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेट करती है, तो वही है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ये भी सही हो सकता था, बट क्यों गलत है, क्योंकि देखो इसमें आपको एप्ट ऑप्शन बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी है। अब गवर्नमेंट कौन बनाता है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट बनाता कौन है, लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट, राइट, पीपल आर दोज हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, फिर वो वहाँ जाके जो है वो पार्टी जो है वो पावर में आती है ना, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेती है वही पावर में आती है, वही गवर्नमेंट बनाती है, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना, कि ये जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नमेंट बना रहा है या वहाँ का पार्लियामेंट बना रहा है ना, ये तो गलत हो गया। प्राइम मिनिस्टर को ऑब्वियसली वो पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इलेक्टेड वो सेलेक्ट करते हैं, बट जो पार्टी एज अ होल जीतती है वो तो लोग वोट करके जिताते हैं ना, है ना, तो लेजिस्लेचर नहीं होता उसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। अब देख लो आप, इज डिफाइंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच में बी लीगल इंस्ट्रूमेंट और मेरली अ सेट ऑफ फिक्स नॉर्म और प्रिंसिपल्स, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। यहाँ पे बताना है एलिमिनेशन काम कैसे करता है। फिर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, क्या बोल रही है। 8th क्वेश्चन, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखो ये पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं हम लोग, है ना। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और ये बोल रहा है कौन से ऐसी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन राइट्स को सॉरी रिफ्लेक्ट करती हैं, और इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, प्रीएम्बल, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप इसमें ये कॉमन सेंस लगाओ कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। नॉर्मल जो जनता के राइट्स जो सबको मिलते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, वो सबके पास होते हैं, ठीक है, वो होते हैं ह्यूमन राइट्स। जैसे एंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ वुमेन सबको आप बराबर ट्रीट करो, ठीक है, ये एक ह्यूमन राइट है ना। अगर आपकी कास्ट के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो आपको ह्यूमन राइट वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि सब इक्वली बॉर्न होते हैं, राइट, तो वो एक ह्यूमन राइट है। इक्वालिटी इंश्योर करना कि भाई सबको इक्वल इक्वल नज़र से देखा जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और डिग्निटी इंश्योर हो रही है सबकी, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन राइट्स है ना। तो अब आप देखो प्रीएम्बल क्या बात करता है, प्रीएम्बल में सबसे मेन पार्ट है ये कि जस्टिस इंश्योर करता है, इक्वालिटी इंश्योर करता है ना, इक्वालिटी इंश्योर करता है, जस्टिस इंश्योर करता है, तो प्रीएम्बल हो गया इसका आंसर, प्रीएम्बल भी हो गया मतलब, ठीक है। अब 1 किस में है, एक में है, सी में है और डी में, तो चलो ये एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी में कौन कौन से, डीपीएसपी में क्या, डीपीएसपी क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है ना। तो उसमें शुरुआत में अगर आप सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पढ़ते हो, जब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पढ़ते हो, वो पूरा इसी से भरा हुआ है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंश्योरिंग द लाइवलीहुड, है ना, और उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बोलता है उसमें, है ना, कि हम बराबर तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 38 39 मैनेजमेंट में हम इंश्योर करेंगे लोगों का, लोगों वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सब ह्यूमन राइट्स हैं, तो ये डीपीएसपी भी हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या बात करता है, क्या क्या बात होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी यही है कि भाई हम डिग्निटी ऑफ वुमेन को इंश्योर करेंगे, ये हम बोलते हैं ना, डिग्निटी ऑफ वुमेन को हम इंश्योर करेंगे। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस हम नहीं लेंगे जो दैट वुड बी डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ऐसा इंश्योर करेंगे, तो ये ह्यूमन राइट्स को ये इंश्योर कर रहा है ना। उसके बाद एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के पास, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना भी एक राइट है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऑप्शन में होगा, तो बेसिकली इसका तीनों सही होगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आप फिर से एनालिसिस जो है ये आप खुद से पढ़ना, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके क्या है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स हैं इसमें, जो ये फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टीज़ है, जो अपना जो प्रियम्बल है वो इसमें डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी का कंसेप्ट है, राइट।
ये बेसिकली ये एक आर्टिकल है इसका ह्यूमन राइट्स का। ये इतना भी डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ता है, ये आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर आपको पता है कि डीपीएसपी में क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या है और प्रीएम्बल में क्या क्या है, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन। लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है किन टाइप ऑफ सिटीजन को? जो LSA एक्ट आया था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, उसने बोला था कि हम फ्री लीगल सर्विसेज कुछ कुछ लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसमें पूछा है कौन से हो सकते हैं वो लोग। अब देखो इतना डिटेल में कोई आर्टिकल पढ़ता नहीं है ये, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन से लोग हैं जिनको फ्री लीगल है, ऐसे कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। बट इसको कैसे करना है? कॉमन सेंस से करना है। देखो कैसे। अब देखो पहले आप ऑप्शन देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि दो ही स्टेटमेंट कोई इनमें से सही है, इन चार में से कोई दो ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे इसमें। कैसे लगा सकते हैं? पहला पढ़ते हैं, पर्सनल विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज़। पता नहीं, हो सकता है, क्या पता, ठीक है। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज़, नहीं पता, फिर से हो सकता है। मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज़, ये भी नहीं पता। सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। चौथा है ऑल सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ वाला, ऑल सीनियर सिटीजन्स। अब भाई रतन टाटा जो हैं वो भी 70 साल के ऊपर है, तो क्या उनको हम गवर्नमेंट फ्री लीगल सर्विस देगी? नहीं देगी ना उनको फ्री लीगल सर्विस, उनके पास तो बहुत पैसा है, ठीक है। अंबानी कल को बूढ़ा हो जाता है, 70 साल का हो जाता है, तो उसको क्या जो इंडिया है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर फ्री लीगल सर्विस देगी? नहीं देगी। वो लोग तो पे कर सकते हैं ना। तो ये ऑल सीनियर सिटीजन जो है वो गलत हो गया, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ये भी याद रखना कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है ना, जो बहुत ही गारंटी के साथ चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो जनरली गलत होती हैं, ठीक है, जनरली गलत होती हैं। जैसे ऑल, एवरी, ओनली, ठीक है, जनरली गलत होती हैं। जनरली मैंने बोला, हमेशा गलत नहीं होती हैं, बट जनरली गलत होती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ना थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। जैसे इसमें है कि ऑल सीनियर सिटीजन्स, अब ऑल सीनियर सिटीजन्स में तो आप ये क्वेश्चन करोगे ना कि रतन टाटा को थोड़ी फ्री लीगल सर्विस मिलेगी, अंबानी को थोड़ी फ्री लीगल सर्विस मिलेगी जब वो बूढ़ा हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर उस टाइम। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो था उसका बेसिक मोटिव क्या था कि सबको लीगल सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो एक्सेस नहीं कर पाते लीगल सर्विसेज को, जो लॉयर्स को पे नहीं कर पाते, उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये मोटिव था उसका, ठीक है, ये मोटिव था। तो ये अगर बेसिक मोटिव भी आपको पता है तो आप ये इसको तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे कि सारे सीनियर सिटीजन तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो जैसे ही हम 4 को एलिमिनेट करते हैं, हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा इधर ही। अब बचा है ए और सी। अब ए और सी में 2 तो सही है, तो 2 पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब हमको लगाना है दिमाग 1 और 3 में, ठीक है। तो 1 और 3 देखते हैं, ये रहा 1, ये रहा 3, ठीक है। अब 1 क्या बोल रहा है? पर्सनस विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज़, ठीक है। हमने देखा था कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, गरीब लोगों को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात की गई है इसमें, ठीक है। और दूसरा क्या है? मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज़। अब देखो मान लो आपको इन दोनों में से कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप लॉजिकली क्या मारोगे? लॉजिकली आप क्या मारोगे कि भाई जो भी गरीब है, गरीब मतलब जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, यहाँ तो 3 लाख रुपए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ जो 1 लाख वाला है जो सबसे कम है उनको फ्री लीगल ज़्यादा एप्ट ऑप्शन है। इन दोनों में से ज़्यादा एप्ट ऑप्शन कौन सा है? पहला वाला है, क्योंकि भाई पहले वाले में इनकम कम है, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी है, एक में इनकम का कैप 1 लाख रुपये है और एक में 3 लाख रुपये है, तो आप किसको प्रोवाइड करोगे? आप 1 लाख वाले को ही प्रोवाइड करोगे ना, क्योंकि वो ज़्यादा गरीब है। इसमें तो ज़्यादा लोगों को आपको फ्री सर्विस देनी पड़ेगी, है ना, इसमें कम लोगों को देनी पड़ेगी, और ये एक्चुअली में जो पुअर होंगे वही अवेल करेंगे, राइट, जो इसका मोटिव था लीगल सर्विसेज एक्ट का, है ना, जिसके अंडर ये अथॉरिटी बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 गलत हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमको पता है इन दोनों में से कोई एक ही सही है। तो ज़्यादा एप्ट ऑप्शन कौन सा है? 1 है। तो क्या हो गया इसका आंसर? 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 हो गया इसका आंसर। और एक्चुअली में यही आंसर है इसका, ठीक है, एक्चुअली में इसका आंसर 1 एंड 2 ही है, ठीक है। तो ये अभी ये जो पूरा है डिटेल, ये आपको पढ़ने का वैसे ज़रूरत नहीं है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा था, ये आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा था और नॉर्मल चीज़ चेक कर रहा था कि आपको नॉर्मल थोड़ा बहुत लीगल सर्विसेज के बारे में पता है, आइडिया है कि नहीं है। आइडिया अगर थोड़ा बहुत है तो आप कर सकते हो कॉमन सेंस से और एलिमिनेशन से। तो ये इसमें चेक कर रहा था आपका, ये थोड़ी चेक कर रहा था कि आपको ये फैक्ट्स याद हैं कि 1 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए, ये याद है कि नहीं, ये सब इसमें जो है वो नहीं देख रहा था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
इंटरनेशनल कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हैं और कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं, ये किससे किससे रिलेट करता है, ठीक है। ये भी एलिमिनेशन से होगा क्योंकि ये पूरा शायद ही किसी को मालूम हो, मतलब पूरा एक एक की कौन किससे डील करता है शायद ही किसी को मालूम हो। अब इसमें पहला है अल्मा आटा डिक्लेरेशन, पता नहीं, हेग कन्वेंशन, तलोना डायलॉग और अंडर 2 कोएलिशन। तो ना हेग कन्वेंशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। हेग कन्वेंशन डील्स विद इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन, मतलब इलीगली किडनैप कर लेना चिल्ड्रंस को ना, उससे डील करता है, ठीक है। तो चाइल्ड एब्डक्शन से अगर आपको पता है कि ये डील करता है, ठीक है, तो 2 तो गलत हो गया, ये एलिमिनेट करना था आपको। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में था ये हेग कन्वेंशन, तो वहाँ से आप किसको एलिमिनेट कर सकते थे, ये वाला 2 जब गया तो एक ये ए ऑप्शन चला गया और एक डी ऑप्शन चला गया, ठीक है। अब आपको पता है या तो 1 and 3 है या तो 4 ओनली है, या तो ये है या तो ये और ये है, ठीक है। अब इसमें देखो 50-50 आपने कर दिया है, ठीक है, 50-50 आपने एलिमिनेट कर दिया है। अब उस टाइम थोड़ा थोड़ा ये भी न्यूज़ में था, तलोना डायलॉग जो क्लाइमेट चेंज से डील करता था, तो थोड़ा बहुत ही वेग आइडिया है, कभी पढ़ा हो न्यूज़ में, ठीक है, तो आप ये 1 and 3 मार सकते थे, ठीक है। इस टाइप से इसको करना था। और दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे, अब आपको पता है कि हेग कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल चाइल्ड एडॉप्शन से डील करता है, मतलब चाइल्ड राइट से डील करता है ना, उसका चाइल्ड राइट से डील करता है, ठीक है। अब देखो चाइल्ड राइट से अगर हेग कन्वेंशन डील करता है तो अंडर 2 कोएलिशन कैसे डील करेगा, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये गलत है, 2 गलत है और 4 गलत है, तो 4 गलत है और 2 गलत है, 1 and 3 हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे करना था आपको। अगर आपको बस ये भी पता होता कि हेग कन्वेंशन जो है वो इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन से डील करता है, मतलब चाइल्ड राइट से कुछ डील करता है चीज़ ये, ठीक है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर देते, आप इसको भी एलिमिनेट कर देते, और जैसे ही ये दोनों एलिमिनेट होता तो 1 and 3 आंसर हो जाता आपका, ठीक है। इस टाइप से करना था। एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत काम आती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। और आपको ना जब पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत ही ओपन माइंड से पढ़ो, बहुत ही कभी कभार होता है ना बहुत ही बेकार और वेग से लॉजिक भी काम कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ओपन माइंड से पेपर पढ़ो, बहुत ही एकदम शांत होके, ठीक है। एकदम जल्दी से आंसर को सॉल्व करने की कोशिश मत करना, भले ही आपको आता हो। जैसे मान लो ऐसे आ गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स इज रिलीज बाय, अब आपको मालूम है वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, बट क्या होता है ना कभी कभार एक्साइटमेंट में लोग गलत भी मार देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की जगह कहीं नीचे मार दिया IMF, गलती से हो गया, आपको पता था वर्ल्ड बैंक है पर आपने गलती से मार दिया, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो चाहे आपको आता हो क्वेश्चन चाहे नहीं आता हो, दोनों ही केसेस में एकदम आराम और कामनेस के साथ पेपर को अप्रोच करना और सारे ऑप्शन पढ़ना। जरूरी नहीं आपको पता है वर्ल्ड बैंक है तो आप नीचे के 3 ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हो, नीचे के 3 ऑप्शन पढ़ रहे हो, उसके बाद वर्ल्ड बैंक मार दो अगर आपको पता है कि हाँ नहीं वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है। तो इस टाइप से पेपर को अप्रोच करना, कभी भी ओवर एक्साइटमेंट में कभी भी आंसर मत मानना, हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ है तो ये आप पढ़ लेना, ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या है डिक्लेरेशन, वैसे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की बट स्टिल। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।